हाय एवरीवन, मैं हूं काव्या। क्या यूएस ईरान वॉर कुछ हद तक वर्ल्ड को वर्ल्ड वॉर 3 की साइड ले जा रहा है? इस क्वेश्चन का जवाब आज थोड़ा क्लियर होता है जब ईरान ने अपनी मैसेजिंग में चाइना और रशिया का नाम यूज़ किया। देखिए, ईरान ओपनली बोलता है कि चाइना और रशिया ने हमें जियोपॉलिटिकली और इकोनॉमिकली हेल्प करी है। ये बात वो ओपनली एक्सेप्ट करता है। इसी वजह से ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से चाइना और रशिया के जो भी ऑयल टैंकर्स होंगे उनको हम आने देंगे। ठीक है, लेकिन साथ में ईरान ये नहीं बता रहा कि यूएस ने ऑलरेडी उसके काफ़ी नेवल एसेट्स और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को टारगेट किया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान के काफ़ी नेवी शिप्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और कुछ सबमरीन कैपेबिलिटीज़ भी हिट हो चुकी हैं। तो पहली बात, अगर सिचुएशन इतनी टेंस है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में किसी और कंट्री के शिप्स को सेफ पैसेज देना या कंट्रोल करना ईरान के लिए कितना रियलिस्टिक है? क्योंकि इस एरिया में मिसाइल स्ट्राइक्स और ड्रोन अटैक्स के थ्रू किसी भी शिप को टारगेट किया जा सकता है। अब दूसरा बड़ा सवाल, अगर ईरान ओपनली बोल रहा है कि चाइना और रशिया हमें जियोपॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या चाइना और रशिया अपने शिप्स इस वक्त वहां भेजेंगे? सच ये है कि रशिया ऑलरेडी यूक्रेन वॉर में हेविली इन्वॉल्व है और चाइना वो अपनी इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क को रिस्क में डालकर डायरेक्ट यूएस कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहेगा। इसीलिए चाइना का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है वो भी काफ़ी कैलकुलेटेड और डिप्लोमैटिक है। चाइना ने कहा, किसी भी वर्ल्ड लीडर को टारगेट करना इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है और इस पूरी सिचुएशन को डिप्लोमेसी के थ्रू रिजॉल्व होना चाहिए। इंटरेस्टिंगली, इंडिया का स्टांस भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। इंडिया ने भी डायरेक्ट किसी साइड को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि डी-एस्केलेशन और डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन की बात की। अब तीसरी इंपॉर्टेंट कंट्री की बात करते हैं, फ्रांस। फ्रांस ने काफ़ी केयरफुली वर्डेड स्टेटमेंट दिया। फ्रांस ने बोला कि वो अपने नेवल और मिलिट्री एसेट्स मिडल ईस्ट भेज रहा है, लेकिन अटैक के लिए नहीं, बल्कि अपने पार्टनर कंट्रीज़ की डिफेंसिव सपोर्ट के लिए। क्योंकि कतर, कुवैत और कुछ गल्फ कंट्रीज़ के साथ फ्रांस के डिफेंस एग्रीमेंट्स है। मतलब अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हें प्रोटेक्शन सपोर्ट देना फ्रांस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकती है। इसी बीच रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि ईरान ने कुछ ब्रिटिश और फ्रेंच बेसिस को टारगेट करने की कोशिश भी की है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा मैसिव एस्केलेशन नहीं हुआ जो डायरेक्टली थर्ड कंट्रीज़ को फुल स्केल वॉर में खींच ले। स्पेन ऑलरेडी थोड़ा पीछे हट चुका है और यूरोपियन यूनियन भी अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा। इसीलिए अगर करंट सिचुएशन को रियलिस्टिकली देखा जाए तो ये कहना कि दुनिया सीधा वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है थोड़ा एग्जैजरेशन हो सकता है। हाँ, ये एक डेंजरस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर है, लेकिन अभी तक कोई ग्लोबल अलायंस लेवल कॉन्फ्रंटेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वॉर रुकेगा कैसे? रिपोर्ट्स के हिसाब से ईरान के काफ़ी एयर डिफेंस सिस्टम्स ऑलरेडी वीक हो चुके हैं और दूसरी तरफ यूएस भी इस ऑपरेशन में बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर चुका है। तो अब रियलिस्टिकली 2 ही पॉसिबल सिनेरियोज बचते हैं। पहला, डिप्लोमैटिक सेटलमेंट। अगर ईरान कुछ कंडीशंस एक्सेप्ट करता है तो टेंशन धीरे धीरे रिड्यूस हो सकती है। दूसरा, रिजीम चेंज अटेम्प्ट। अगर यूएस ईरान की लीडरशिप को चेंज करना चाहता है तो उसे या तो डायरेक्ट ग्राउंड ऑपरेशंस करने पड़ेंगे या फिर लोकल फोर्सेस जैसे कुर्दिश फाइटर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये ऑप्शन बहुत रिस्की है, क्योंकि जैसे ही ग्राउंड वॉर स्टार्ट होती है पूरा मिडिल ईस्ट पावर बैलेंस ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है और तब सिचुएशन और ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। फिलहाल रियलिटी ये है, सिचुएशन सीरियस और टेंस ज़रूर है, लेकिन अभी तक वर्ल्ड डायरेक्ट वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ मूव करता हुआ नहीं दिख रहा। आगे की अपडेट्स मैं आपको देती रहूंगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे